जय हिंद दोस्तों। मेरा बड़ा एक इच्छा थी कि आप लोगों के लिए ये एक टॉपिक बनाएं और इसके लिए स्पेशल थैंक्स जो है मेजर गौरव आर्या का, जो काफ़ी अच्छी एक अप्रोच रखते हैं इस पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर, लेकिन उसे एक अलग वे में पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। उन्होंने एक वर्ड, एक टर्म यूज़ किया, वीरू इफ़ेक्ट, पाकिस्तान का वीरू इफ़ेक्ट। मैं आज उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि असलियत में वीरू इफ़ेक्ट है क्या और किस तरीके से ये पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। सरदर्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, किस तरीके से ये पाकिस्तान को डुबोने पर तुला हुआ है। अब इसी के ऊपर अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले इस वीरू इफ़ेक्ट को पढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों देना चाहेंगे कि कोरोना चल रहा है और कोरोना की सेकंड वेव भले ही जा चुकी हो, लेकिन इसकी थर्ड वेव की भविष्यवाणी हो चुकी है और यूरोपियन और कनाडा के यूरोपियन कंट्रीज़ और कई जगह कनाडा के अंदर भी फोर्थ वेव का भी डिस्कशन शुरू हो चुका है। थर्ड वेव की भविष्यवाणी भारत में हो चुकी है, फोर्थ वेव का भी भविष्यवाणी हो चुकी है कि डिस्कशन शुरू हो चुका है कि वेरिएंट्स इतने आ गए हैं कि पॉसिबली फोर्थ वेव भी आ सकती है। ऐसे में वैक्सीनेशन होते हुए अभी दिसंबर हो जाएगा और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप सही हो पाएंगे या कंफर्टेबली बाहर निकल पाएंगे या नहीं। ऐसे में आप भीड़ भरी क्लासेस के अंदर तो एंटर करने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि आप ये रिस्क ले पाएंगे। तो क्या आप अपनी स्टडीज़ को डिस्टर्ब करेंगे? मेरा हिसाब से आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और अगर आप अपनी स्टडीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मैं आपका साथ यहाँ देने आया हूँ। और एनसीईआरटी का एक छोटा सा कोर्स हमने लॉन्च किया है। उसमें हम क्या करवाएंगे, आपको कंप्लीट कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी क्लियर करवाएंगे। कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी हम यहाँ आपके क्लियर करवाने वाले हैं, और इन कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी को हम क्लियर करवाने के बाद, हमारे से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप जीएस के अंदर कोई भी एग्ज़ाम देंगे, जीएस कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देंगे जो जीएस की जिसमें आ रही हो, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। और ख़ासकर यूपीएससी और पीएससी के लिए, यूपीएससी और पीएससी का जो पीटी लेवल का जो कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फीस की अगर आप बात करें तो हर किसी की अगर आप मानेंगे तो मेरे हिसाब से कोरोना ने अच्छों की कमर तोड़ दी है। पैसे बहुत कम हैं या है नहीं, और अभी आगे इकोनॉमिक रिसेशन हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन इंतज़ार कर रहा है तो ऐसे में हर कोई सेफ साइड लेकर चलना चाहता है। अब क्योंकि हर कोई सेफ साइड लेकर चलना चाहता है तो मैं यहाँ पर हमने एक फ़ीस डिसाइड की है 500 रुपीज़ पर मंथ। इस 500 रुपीज़ पर मंथ के अंदर दोस्तों एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे, और मेरे हिसाब से बेसिक फ़ीस है, आपका भी काम चल जाएगा, आपकी पॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारी बेसिक खर्चे निकल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें। अगले हफ्ते हम नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद जैसे भी होगा उस बैच को ट्राई करेंगे, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। और 500 रुपये ऐसा कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है जो हम चोरी करके आपका भाग जाएंगे। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान का वीरू इफ़ेक्ट। अब ये वीरू इफ़ेक्ट में पहले अगर आप जो सीन देख चुके हैं धर्मेंद्र का, याद कीजिए, नहीं तो दोबारा से उसको देख लेंगे। असलियत में वो सीन है क्या? वो सीन दोस्तों ये है कि धर्मेंद्र जो है एक ब्लैकमेलिंग का तरीका अपनाता है। ब्लैकमेलिंग का तरीका इस तरीके से अपनाता है, सबसे पहले पी रहा है शराब पी रहा है तो लोग उसे बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, लेकिन शराब पीकर वो मन की बात बहुत कंफर्टेबली बोल जाए, ये एक इफ़ेक्ट। दूसरा चढ़ा हुआ है टंकी पे चढ़ने के बाद वो इस तरीके से टंकी पे चढ़ने के बाद वो बार बार कूदने की धमकी दे रहा है कि या तो इस लड़की से मेरी शादी करवाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। और जैसे ही वो कूदने का ड्रामा कर रहा है, कूदने की तरफ बढ़ता है, सबको डर लगने लग जाता है कि नहीं, मत कूदियो। वही उस सीन का जो मज़ा है, वही चीज़ पाकिस्तान इस टाइम पर दिखाई दे रहा है करते हुए। अब वो है क्या, उसे समझिए। अच्छा, उसमें एक चीज़ और है, उसका जो दोस्त है जो इस पूरे ड्रामे को समझ रहा होता है, वो आराम से बैठ के चाय पीता है अमिताभ बच्चन के रूप में। बाकी हर कोई डर रहा है, ठीक है। मन की बात कह देता है, और सबसे बड़ी बात शराब की पी के कहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि
और ब्लैकमेल करना इसी को कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, उस पूरे सीन को अगर आप दोबारा देखेंगे तो वो धमकियां देता है कि मैं मर तो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा, प्रलय आएगा, मरोगे, महामारी आएगी, पता नहीं क्या क्या। यही चीज पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पर यह है कि पाकिस्तान ने 70 साल से सिर्फ एक इशू को पाल पोस कर बड़ा किया, वो था कश्मीर, वो था कश्मीर। और कश्मीर के लिए वो जिससे लड़ रहा है वो है उससे कई गुना ताकतवर और बड़ा देश इंडिया, जो बहुत बड़ा है, ताकतवर है। समझे? पॉपुलेशन वाइज भी, इकोनॉमी वाइज भी, स्पेस वाइज भी, सब मामलों में बहुत बड़ा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के हाथ आ गया और यही चीज फिर उसने अफगानिस्तान के अंदर लागू करनी शुरू करी। और उससे ज्यादा मजे की बात, इजराइल अब कश्मीर को वो क्यों सपोर्ट कर रहा है? ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नाम पर। और इस्लाम के नाम पर जब वो सपोर्ट करता है, इसी इस्लाम के नाम पर वो अफगानिस्तान में भी न जाने कितनों को मौत के घाट उतार चुका है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब इस्लाम के नाम पर यह पंगा क्रिएट होता है तो इसी इस्लाम के नाम पर इसे मजबूरी में सही प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, पंगा लेना पड़ता है इजराइल से। कि इजराइल के अंदर भी वही प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि ऑन द नेम ऑफ इस्लाम मैं लड़ूंगा। अब बात को समझिए, कंगाल देश है, इकोनॉमी बिल्कुल क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है, बुरे तरीके से इकोनॉमी डूब चुकी है, कुछ बचा नहीं है इस इकोनॉमी के अंदर, बुरे तरीके से इकोनॉमी डूब चुकी है, इकोनॉमी में कुछ खास सा बचा नहीं है। अब इकोनॉमी डूब चुकी है, हालात खराब हैं, भाई इकोनॉमी बची नहीं है, ठीक है। पैसा जो है वो अफगानिस्तान, कश्मीर, हथियार, सेना, आईएसआई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना जाने कहां कहां वो खर्च कर रहा है। और दुनिया को पता है जो हथियार इसके पास हैं भी, जो मिसाइलें हैं भी, वो बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। इनकी मिसाइलें अपने ही छत पे कई बार गिर जाती हैं, तो उसके अंदर कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसे में जब भी या तो ये बॉम्बे जैसे कोई अटैक करता है, या कश्मीर में टेररिस्ट अटैक करता है, या इसका कोई इंसान या इसका कोई सिटीजन फ्रांस के अंदर जाकर अटैक करता हुआ नजर आता है, या फिर वो फिलिस्तीन के नाम पर, इस्लाम के रक्षक होने के नाम पर इजराइल से भिड़ जाता है, या फिर वो तालिबान के अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने के लिए धमकी दे रहा होता है, या अलग अलग लेवल्स पर, चाहे वो सऊदी अरेबिया से दोस्ती करे, टर्की से दोस्ती करे, कुछ भी करे, यहां एक चीज को वो बताना हमेशा नहीं भूलते। और ये इनकी सारी की सारी लीडरशिप की सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये कभी इस चीज को बताना नहीं भूलते कि इनके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है। ये चीज सबसे पहले मैंने इनसे सुनी थी जब कारगिल वॉर हुआ था। उस टाइम पर इंडिया में प्राइवेट न्यूज चैनल्स वगैरह थे और अखबारों में भी खबरें आती थी और उनके आर्टिकल्स भी आते थे, इंडियन न्यूज़पेपर्स में भी। तो हर न्यूज़पेपर की एक बारीक नजर क्या होती थी, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, देखेंगे क्या होता है, हम फोड़ सकते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए हम फोड़ सकते हैं। और यही कारण था कि भारत ने, और ये दबाव में था भारत, कि भारत ने कारगिल वॉर में अपनी टेरिटरी तो खाली करवाई, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर नहीं किया। और पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर ना करके, उसे फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट ना करके, इंडिया ने उसके उस वीरू इफेक्ट को बहुत ज्यादा हवा दे दी। पाकिस्तान अब एक तरीके से अपने आप में जिसे कहते हैं कि बिल्कुल, जिसे कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब तो उसे इंडिया से पंगे लेने का मौका मिल गया, क्योंकि उसे एक सर्टिफिकेट मिल गया कि उसका ये जो वीरू कार्ड है, वो धमकी देने वाला कार्ड है, न्यूक्लियर बॉम्ब वाला कार्ड है, और खुल के न्यूक्लियर बॉम्ब को चला देने वाला कार्ड है। इससे इंडिया दबाव में है, और सिर्फ इंडिया नहीं, इससे पूरी दुनिया दबाव में है कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और मैं फोड़ भी सकता हूं, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और मैं इसे फोड़ भी सकता हूं। अब नतीजा क्या हुआ, उससे पहले
पाकिस्तान इजराइल से कभी डायरेक्ट नहीं उलझता था, यह समझिए, कभी नहीं उलझता था। उससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका की बी टीम की तरह काम करता था, या यूं कहें कि एक बेस स्टेशन की तरह काम करता था। लेकिन उस वीरू इफेक्ट ने या उस न्यूक्लियर बॉम्ब के होने के एहसास ने जो ताकत का एहसास करवाया, न्यूक्लियर बॉम्ब के होने से जो ताकत का एहसास हुआ पाकिस्तान को, इसने दुनिया के अलग अलग मुद्दों में जो इस्लाम के नाम पर थे उसमें टांग फंसाने का मौका दे दिया, एक रीजन दे दिया, एक एनर्जी दे दी। वरना पाकिस्तान अमेरिका की ही एक ए बी टीम जो भी था वो फ्रंटलाइन स्टेट था, जहां पर बेस बनाकर अमेरिका तालिबान और रशिया को अफगानिस्तान में रोकने की कोशिश कर रहा था और इस पूरे एरिया पे कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कारगिल वॉर में कि यार हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो धमकी है उससे तो अमेरिका के भी पसीने छूट रहे हैं, भाई पैंट गीली हो रही है कि यार न्यूक्लियर बॉम्ब कर दिया, तो अब उसने उसी न्यूक्लियर बॉम्ब के चक्कर के अंदर आप देखिए हमारे यहाँ भी एक क्या नाम है अटैक हुआ पार्लियामेंट के ऊपर दिसंबर। यस, दिसंबर का जो अटैक था वो पूरे का पूरा किस वजह से था? वो इसी पाकिस्तान के इस कॉन्फिडेंस की वजह से तो था कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया कुछ कहेगा तो फोड़ देंगे। और पार्लियामेंट पे अटैक होने का सीधा मतलब ये है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, देश को चलाने वाली जो पावर है, वो सारी की सारी मार डालो, एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर दो, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, उसे भरने के लिए छोटी छोटी पॉलिटिकल पावर्स बहुत तेजी से आगे आएंगी। तो संसद के ऊपर हमला किया और वैसा ही फिर सरोजनी नगर से लेकर बहुत सारे दूसरे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। लेकिन सबसे बड़ा हमला 26/11, और उसमें भी इंडिया क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? इंडिया वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि इंडिया के पास दुनिया का सपोर्ट भले ही था या नहीं था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट वाज इन प्रेशर। इंडियन गवर्नमेंट एक प्रेशर में थी, और वो किस प्रेशर में थी कि इंडियन गवर्नमेंट इस प्रेशर में थी कि भाई अगर हमने पाकिस्तान पे हमला किया तो इट कैन बी अ न्यूक्लियर वॉर। और मजे की बात यह है 2008 के अंदर भी टीवी चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान के जितने भी वो न्यूज एंकर्स और सब होते थे, वो डिस्कशन कर रहे थे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, डोंट फॉरगेट वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि इंडिया की फोर्सेस को बॉर्डर तक पहुंचाने में 15 दिन लग गए। अमेरिका ने भी इसकी मजाक उड़ाया कि दुनिया की स्लोवेस्ट फोर्सेस हैं जो कि अपने बॉर्डर तक पहुंचने में 15 दिन लगा रही हैं। यस, क्योंकि सोच ही नहीं पा रहे थे ना आपने डिसीजन क्या लेना है। आप सोच ही नहीं पाए कि डिसीजन क्या लेना है, क्योंकि सामने जो देश है, जो तुम्हारे देश के अंदर घुसकर आतंकवादी हमला कर रहा है और खुल के कह रहा है हां हमारे यहां हैं, और तुम कुछ नहीं कर पाए, और उसके बाद आप अटैक भी नहीं कर पा रहे क्योंकि न्यूक्लियर स्टेट थे। और इंडिया ने जो डॉक्ट्रिन बनाई, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है कि इंडिया पहले न्यूक्लियर अटैक का न्यूक्लियर बटन नहीं दबाएगा, जब कोई दूसरा दबाएगा तभी हम दबाएंगे। ये पॉलिसी थी और इसमें कोई शक की बात नहीं है, थी। लेकिन असलियत में ये जो वीरू इफेक्ट था ना न्यूक्लियर बॉम्ब वाला, इस न्यूक्लियर इफेक्ट ने, न्यूक्लियर बॉम्ब वाले ने इंडिया के ऊपर तो प्रेशर क्रिएट किया, साथ साथ इसने इजराइल से भिड़ने की भी एक एनर्जी दे दी। और पाकिस्तान अब असलियत में, क्योंकि खुद न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर स्टेट है, अब असलियत में इस्लाम का सरमाएदार बनने का एक बहुत तगड़ा रोल प्ले करना चाहता था। जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसके नाम पे असलियत में पाकिस्तान की एक तरीके की बार्गेन पावर जो है वो बढ़ी। अब असलियत में लोग इसको एक थ्रेट के रूप में लेने लग गए, या दूसरी कंट्रीज जो हैं इसे एक थ्रेट के रूप में लेने लग गए। थ्रेट की तरीके से कैसे कि भाई अगर पाकिस्तान नाराज होता है और वो किसी मामले में बोल रहा है, उसे अगर नहीं सुनते इजराइल के मामले में खासकर, तो और पाकिस्तान अपना सपोर्ट किसी भी पक्ष की तरफ डालेगा तो उसकी तरफ न्यूक्लियर स्टेट होने की पावर बढ़ जाएगी। और यही रीजन है 2014 के आसपास से देखो या 2005 के आसपास से देखेंगे तो पाकिस्तान, खासकर 2005 से तो था ही था, 2014 से अगर आप देखेंगे आगे की तरफ तो इजराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस ओपनली एक दूसरे को गालियां बकते हुए नजर आते हैं।
तो ये था पाकिस्तान का वीरू इफेक्ट, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके नाम पे पाकिस्तान किसी को भी धमकी दे रहा होता था। अब ये खत्म कैसे हुआ? इसको भी आपकी सरकार ने बहुत तरीके से खत्म किया। इसीलिए मैं हमारी ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को मैं बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि हमारी ये फॉरेन पॉलिसी गजब लेवल पर लेके गई हुई है हमारी गवर्नमेंट। इन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर होते थे उनका नाम था मनोहर पर्रिकर, एक्सपायर हो गए हैं, गोवा के सीएम होते थे और बहुत लाजवाब स्कूटर पे घूमने वाले सीएम होते थे। कोई भी जाके मिल लो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। 3 रूम सेट वाले एक फ्लैट में अपने बेटे की फैमिली के साथ रहते थे, बहुत शालीन, बहुत लाजवाब। उनसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि सर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी या न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर अटैक के बारे में क्या ख्याल है, तो क्या आपकी पॉलिसी वही रहेगी या कुछ चेंज हो गया? किसी पत्रकार ने पूछा होगा। उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि नो फर्स्ट यूज का मतलब ये है कि कोई देश मेरे ऊपर पहले न्यूक्लियर बॉम्ब डाले, न्यूक्लियर बॉम्ब मारे, और जब वो न्यूक्लियर अटैक करे तो मेरे 25-30 लाख बंदे से लेकर 2 करोड़ तक बंदे मरें, और फिर उसके बाद मैं वो 2 करोड़ बंदे मरने का इंतजार करूं और उसके बाद मैं सोचूं कि अब मुझे न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए ताकि दुनिया का प्रेशर मेरे ऊपर आ जाए। कहते हैं अगर मुझे लगा कि कोई देश मेरे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की सोच रहा है तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो बम फोड़े, उससे पहले हम उस टारगेट को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने साफ शब्दों में ये नहीं कहा कि हम फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि देखो हम उस टारगेट को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई, कम से कम 2 महीने तक वहाँ बहस चली, और उसके न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स आज भी अगर आप देखोगे तो हसन निसार जैसे वहाँ के जो बहुत समझदार पत्रकार वगैरह हैं, उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि अब इंडिया में वो गवर्नमेंट नहीं है जिसे 2008 में तुम दबा लो या कारगिल वॉर के टाइम पर दबा लो, स्पष्ट शब्दों में कि 2008 या कारगिल के टाइम पर तुम दबा लो। अब ये गवर्नमेंट ऐसी है कि इसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने टीवी डिबेट में बैठ के कह दिया था कि आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये आप पे हावी होंगे। और अगर न्यूक्लियर, और पूरा का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन उन्होंने किया कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन इंडिया के सिर्फ यूपी की है, उनके एक प्रांत बराबर, यानी हमारे एक प्रांत बराबर। तो अगर पाकिस्तान खत्म भी हो गया और तुमने अपने बराबर के बंदे उनके मार भी दिए तो भी हिंदुस्तान रहेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। और ये डिबेट कई महीने तक चली। तो वो जो वीरू इफेक्ट था उसकी आत्मा के ऊपर सबसे पहला वार उस एक बयान ने किया। सबसे पहला वार जो एक बयान ने किया वो बड़ा खतरनाक वार था। उसके बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी पावर, वो जो एनर्जी थी, वो जो हवा थी, वो जो एस्टीम थी, वो कम होने लग गई। वहां से फिर चेंज आया, इस पूरी पॉलिसी में फिर चेंज आया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और उस सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर आपने घुसकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी समूहों के ऊपर हमला किया। मूवी बनी हुई है उरी। और उसके बाद आपने जब अंदर घुस के पूरे तरीके से हमला किया, बुरी तरीके से मारा उन लोगों को, और उसके बाद पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। वहां वो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो धमकी थी वो खत्म हो गई। काफी हद तक ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि सामने वाला अब तेरे से ज्यादा एग्रेसिव है। तेरी भाषा वो भी बोल रहा है, अभी तक तुम धमकी दे रहे हो, सामने वाला भी कह रहा है बेटा तू फोड़ेगा मैं भी फोड़ दूंगा, और पहले मैं फोड़ूंगा। यहां पाकिस्तान की हवा टाइट थी। 2016 का मामला है ये भी। उसके जस्ट बाद अगर आप देखते हैं तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 80-85 किलोमीटर अंदर घुसकर टारगेट किया और पूरे के पूरे टेररिस्ट कैंप्स को खत्म किया, यकीन मानिए
जब टेररिस्ट कैंप्स को खत्म किया बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर और उसके बाद पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, तो इस न्यूक्लियर बॉम्ब की ये जो धमकी थी पूरी दुनिया को समझ में आ गया खोखली है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया ने वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जीत लिया। पाकिस्तान जिस साइकोलॉजिकली, मतलब जिस तरीके से साइकोलॉजिकली इंडिया पे डोमिनेट कर रहा था, अब इंडिया ने उस पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। 2000 मतलब पार्लियामेंट अटैक हुआ, इंडिया कुछ नहीं कर पाया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसमें पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था। कारगिल आपने जीत लिया, लेकिन आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए, फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान साइकोलॉजिकली आपसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, दिमागी तौर पर आप पे ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, हावी था। 2008 160 बंदे मारे गए, 10 आतंकवादी घुसते हैं, पाकिस्तान वाले आप वहां भेजते हैं, खुलकर तुम्हारे पास सारे सबूत है, सब कुछ है, लेकिन आप हमला नहीं कर पाते क्योंकि साइकोलॉजिकली आप दबे हुए थे और साइकोलॉजिकली पाकिस्तान डोमिनेटिंग सिचुएशन में था। यस, लेकिन जिस दिन आपने घुस के मारना शुरू किया और खुल के कहा कि भैया देखो पहले हम अटैक कर सकते हैं, तुम देखते रहना, वहां से उसका वो पूरा वीरो इफेक्ट गायब। अब आप डोमिनेट कर रहे हो, उस साइकोलॉजिकल वॉर को यू टर्न में कन्वर्ट कर दिया। पहले आप दब रहे थे, अब वो दब रहा है। यस, घुस के मारते हो वो कुछ नहीं कर पाते, और खुल के उनकी धज्जियां उड़ा रखी हैं, आप फिर कुछ नहीं कर पा रहे। और यही उनका सबसे बड़ा प्लान था, यही आपकी गवर्नमेंट का या हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्लान था, जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं। और ये जो पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब की जो धमकी, जिसे वीरू इफेक्ट नाम दिया गया, खत्म। अब वो नहीं बचा। और रही सही कसर, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने शाहीन को टेस्ट फायर किया, पता लगा अपने ही देश में गिर गई। मिसाइल टेस्ट फायर की और वो अपने ही देश में गिर गई। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि मामला टेक्नोलॉजी के मामले में भी खराब है। तो आगे जैसा जैसा होगा पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन होती रहेगी, लेकिन जो भी इसका वीरू इफेक्ट है वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हालत जो है इसकी खराब हो चुकी है। और अब इसको चाइना जो है, और रही सही कसर इकोनॉमिक क्राइसिस ने इसकी तोड़ दी है। ठीक है, अब जैसा ही मामला होगा इसके ऊपर आगे आगे हम डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।